हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम लक में। तो जल्दी से आ जाइए। मैथ की क्लास एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैंने पहली क्लास और दूसरी क्लास करवा दी है। ये आज की तीसरी क्लास रहेगी। देखो, रीजनिंग और हिंदी की क्लास अभी नहीं चलेगी। जैसे ही रीजनिंग और हिंदी क्लास मैं जब चलाऊंगा, जब आपका जो है क्या एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, है ना। जैसे ही एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम आपके करीब, एग्ज़ाम डेट तो ऐसे घोषित हो चुकी है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट के आपके 15-20 दिन बचेंगे, तब मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको बेहतरीन तरीके से करा दूंगा। उससे पहले मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेते हैं। और हिंदी रीजनिंग आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हैं तो हिंदी रीजनिंग आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि हिंदी रीजनिंग इतनी कठिन नहीं आती है प्यारे मित्रों। मैंने पहले सेट में आपको बता दिया कि हिंदी रीजनिंग कैसी आती हो, तो उसका लेवल बिल्कुल ही आसान होता है। बस आपको लेवल किसका, जीके का या मैथ का लेवल देखने को मिल सकता है, जहाँ से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसीलिए मैं आपको मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। इसके बाद जीके के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके लिए लेके आ रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए स्पोर्ट के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। स्पोर्ट के बाद आपके ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा। फिर इसके बाद वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसके बाद आपसे जीवनी के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, यानी किसी भी युद्ध से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यानी सारे अपडेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जीके की क्लास ही बहुत ही मैटर मैंने ढूंढ लिया है। मैटर जो है तैयार हो रहा है। मैटर जैसे ही रेडी हो जाएगा, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे। अपडेटेड क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन करवा दिए जाए। तो मैं जीके के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जीके क्लास में आपको बहुत ही 10 या 20 क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे कि मैथ की क्लास है, तो उसको आप प्रीवियस ईयर करते रहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे करना है इसे। तो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है। यदि दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले करना क्या है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि भाई किसी वस्तु में 30% की छूट दे रहा है कोई, तो इसका मतलब यह है कि उसे 70 रुपये में बेच रहा है। अगर यहाँ पर 70% बेच रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति को 15% की हानि हो गई है, मतलब 100 की वस्तु को उसने 85 में दे दिया है, तभी उसको जो है 15% की हानि हुई है। तो ये बताओ, अगर यहाँ पर अंकित मूल्य तो हमेशा अधिक होता है, तो अंकित मूल्य को कवर करेंगे। अगर वो 85 में कोई वस्तु बेचा है, इसका मतलब है वो 850 में बेच रहा है, इसका मतलब है उसे कितने गुना ज़्यादा में बेच रहा है? 10 गुना ज़्यादा में। तो उसका जो सीपी होगा वो 70 ना होगा, इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी 700 रुपये रहेगा प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ में आया? 30% का डिस्काउंट 70, अच्छा 15% की हानि 85, तो ये आपका क्रय मूल्य होता है 100। तो हम यहाँ 85 को हम अंकित मूल्य से यहाँ पर तुलना करें, क्योंकि ये अंकित मूल्य जो यहाँ पर छूट हानि होती है उसी से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर कितने में बेच रहा था? इससे 10 गुना ज़्यादा, 850 में। तो भैया वो वस्तु 70 में नहीं खरीदी होगी, उसने खरीदी होगी पूरे 10 गुना ज़्यादा, यानी 700 रुपये में खरीदी होगी, है ना। चलिए, अब इसके बाद 700 रुपये इसका सीपी हो गया, आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद हम जो है दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेकंड क्वेश्चन उसी स्लाइड में है, तो मैं उसी स्लाइड को लगाता हूँ। और इसी स्लाइड में सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, ये पहला था, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो मूल्य मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ क्या है? भाई किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, उसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने से, चलो मान लिया 4/5वें हिस्से मतलब 4/5, यदि पहले वो 5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो आज उसे 4 में बेचा जा रहा है। समझ गए? तो उसने कहा बेचने से, हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि हो गई। तो ये बताओ, यहाँ पर अगर देखें तो एक की हानि है, और किससे हानि है? 5 से। और यहाँ परसेंटेज के लिए करते हैं तो 100 आता है। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ 20% की हानि है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16% की हानि है। समझ गए? 16% की हानि है। तो यहाँ पर अगर हम, उसने कहा है तो मूल आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
अब यहाँ पर ये देखो कि भैया अगर यहाँ देखते तो 20%, लेकिन वहाँ पर 4% कम आ रहा है, 4% कम आ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्रारंभिक मूल्य पर अगर बेचता 5 पर बेचता तो उसे एक का फायदा होता, एक का फायदा होता है ना, एक का फायदा होता। अब लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखनिए। तो यहाँ पर अगर इसका कंपेयर करते हैं तो 20 की नहीं है, 16 की है। अगर इसका कंपेयर करें तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, इसका जो है कितने गुना है, इसका जो है 4/5 गुना है। 16 से अगर 20 में 4/5 करेंगे तो 16 ही आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो एक का प्रॉफिट आ रहा था ना, देखो अगर ये प्रारंभिक मूल्य पर बेचता यानी 5 ही पर बेचता तो 4 से अगर कमाता तो 1/4, और परसेंटेज के लिए 100। अगर प्रारंभिक में बेचता तो उसे 25% की प्रॉफिट होती है ना, 25%। लेकिन 16% की हानि हुई है। तो 25 का अगर 4/5 करेंगे तो 20% तो आ रहा ना सीधे सीधे। लेकिन उसने ये कहा भाई 16% की हानि भी तो है। तो इसका मतलब ये है कि 16% की अगर हानि है तो यहाँ पर 16% की हानि अगर कवर करेंगे तो कितना आएगा, 9%। अब 9% में ये देखना है कि भाई 9% में ये देखना है कि 20% की अगर ओरिजिनल हानि होती तो 16% कवर करता, लेकिन 9% कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है 4% कम प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए इसका जो 5% लाभ ज़्यादा होता। समझ गए? नहीं समझ में आया? चलो दोबारा बताते हैं, दोबारा बताते हैं, देखो समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है किसी वस्तु को तय मूल्य पर बेचा गया, उसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मगर अगर मान लो 4/5वां हिस्सा में बेच रहे हो, किसी वस्तु को पहले 5 में बेचा जा रहा था, अब उसके 4/5वें हिस्से मतलब 4 में बेचा जा रहा है। तो ये दोनों ही एसपी हैं, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। तो उसे बेचने पर 16% की हानि होती है। तो अब ये बताओ भैया, अगर पहले 5 में बेचा जा रहा था, अब उसे 4 में बेचा जा रहा है, तो उसे 16% की हानि हुई है। अब ये बताओ भैया 16% की हानि कब होगी, कब होगी? जब कोई वस्तु 25 रुपए की रही हो और उसे 4 रुपए में बेच दिया जाए। या ऐसे कर लो, ज़्यादा आसान है कि भाई ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। 16, कोई वस्तु मान लो 100 रुपए की खरीदी गई, 16% की हानि, मतलब उसे कितने में बेचा गया, उसे उसे बेचा गया 84 में, 84 में बेचा गया, तभी 16% की हानि होगी। लेकिन उसने कहा भैया इसे 4 में बेचा गया है, तभी हो रही है। तो अगर इसको चेक करें तो कितने गुना है, इससे 4 दूनी 8, 4 21 गुना है, 21 गुना है ना। तो इसी प्रकार अगर ये 21 गुना है तो ये पहले वाला एसपी भी 21 गुना कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर ये बताओ, अगर ये 105 में बेचा जा रहा था और 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा था, तो ये बताओ ये जो प्रारंभिक मूल्य में बेचा जा रहा था उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 ही रुपये तो बढ़ रहा है, 100 में से 105 हुआ है। नहीं समझे? अरे समझो यार, बहुत ही आसान है। देखो एक बार फिर से, एक बार फिर से देख लो, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, कठिन तो है ही नहीं बिल्कुल, बस इसको छोड़ना नहीं है। इसमें कहा गया कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, हमको तय मूल्य नहीं पता, लेकिन उसने कहा उस मूल्य के 4/5वें। तो 4/5वें कह दिया ना, तो सीधे सीधे इसका मतलब है कि पहले अगर उसे 5 में बेचा जा रहा था, यानी एसपी पहले वाला है, और आज जो है उसके 4/5, अगर 5 का 4/5 निकालेंगे तो 4 ही तो आएगा। अब ये नया एसपी है, SP2 हो गया, SP1 है। अगर कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी गई थी, 16% की हानि में बेची जाएगी तो 84 में बेची जाएगी। तो ये बताओ SP2 से इस कितने गुना है, क्या 21 गुना ही तो है। तो इसी प्रकार प्रारंभिक वाला SP भी इससे 21 गुना ज़्यादा होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये देखो, यदि 100 रुपए की वस्तु खरीदी गई थी और अगर वो प्रारंभिक मूल्य में ही बेचा जाता 105 में, तो 5 रुपए का डायरेक्ट फ़ायदा होता, यानी 5 रुपए का फ़ायदा होता, परसेंटेज में भी 5% का फ़ायदा होता। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। ये रहा आपका तीसरा सवाल।
तीसरे सवाल में कह रहा है ए कामा बी और सी अकेले अकेले किसी एक कार्य को 12, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलो भाई मान लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं, वो अकेले अकेले किसी कार्य को जो है 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब 12, 10 और 15 दिन में। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो मान लो ए जो है करता है कितने दिन में, 12 दिन में। इसी प्रकार बी जो कर देता है वो करता है 10 दिन में। सी जो कर देता है वो करता है 15 दिन में। तो तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 10 छक्का 60 और 15 चौको 60 मान लिया। अब उसने कहा तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। तो पहले तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 11, 4, 15। 15 की स्पीड से अगर वो 3 दिनों तक कार्य कर लेते हैं ना, तो 15 तियाँ 45, यानी 45 काम हो चुका है। 45 काम हो चुका है। लेकिन 45 काम करने के बाद बी और सी जो है कार्य को छोड़ देते हैं, मतलब बी भी चला जाता है, सी भी चला जाता है। बचा कौन, केवल ए बच गया। जब ए बच गया तो ए की स्पीड कितनी है, 5, और काम कितना बचा, क्योंकि 45 काम 60 में से हो गया है तो 15 काम बचा है। और 15 काम को अगर केवल ए करेगा 5 की स्पीड से, तो 5 से जब भाग करोगे तो ए उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर देगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। समझ में आ गया होगा कि इसे कितने दिन में पूरा कर देगा, 3 दिन में पूरा कर देगा, क्योंकि 15 काम है। चलिए अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि भाई एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या 120, 150, 130 थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6, 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन या स्थानांतरण नहीं हुआ, सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। चलो भाई देखते हैं। तो भाई 6, 7, 8 में शुरू में कितने छात्र थे, देखो 6, 120, 150, 130 थे। चलो तो भैया इसको पहले जो है आप कर लो कि शुरू में 120 ये थे, 150 ये थे, 130 ये थे। ये तो प्रारंभिक में थे, ठीक है। अब उसने कहा कि बाद में 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। तो 10 छात्रों में अगर ये कक्षा 6 के छात्र हैं, ये कक्षा 7 के छात्र हैं और ये कक्षा 8 के छात्र हैं। अगर कक्षा 6 में 10 छात्रों को और प्रवेश दिया गया है तो इसका मतलब ये 130 हो जाएंगे। अब उसने कहा है कि 6 और 7 में प्रवेश दिया गया, 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया, ठीक है भाई। कक्षा 6 और 7 में 10 छात्रों को और प्रवेश दिया गया, तो 130 किसी को भी मान लो, 10 क्योंकि अलग 10 छात्रों को नहीं, बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। तो चलो देखते हैं अगर इससे बनता है, क्योंकि भाषा एक गड़बड़ कर रही है। फिर इसके कहा और 10 छात्रों को कक्षा 8 में स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा 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 भाई, अब यहाँ पर 6, 7 से उठाकर 10 छात्र एक कक्षा 8 में चले गए, तो ये 140 हो गए, और यहाँ पर ये कम हो गया, 140 हो गया, ठीक है। अब बताओ इसको जोड़ते हैं तो एक कितना हुआ, 0 हुआ, और इसके बाद 4, 4, 8, 3, 11 की 1 हुआ, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 4 हुआ, 410 हो गए। इधर जोड़ते हैं तो ये 0 हुआ, 5, 3, 8, 2, 10 की 0 हुआ, 3, 1, 4 हुआ, इधर 400 हो गए। समझे कि नहीं समझे। तो ये बताओ शुरू में 400 थे और जब स्थानांतरण किया गया तो अनुपात 410 हो गए। अब दोनों का रेशियो निकालना है तो 0, 0 कट जाएगा, तो कितना उत्तर बचेगा, 40 अनुपात 41। 40 अनुपात 41 बच जाएगा, और यही प्रश्न का जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। समझ में आया।
पहले 6 7 8 छात्र में 120 150 130 छात्र थे ही। फिर बाद में उसने क्या किया कि 6 7 में दोनों को मिलाकर आप 5 5 भी प्रवेश करवाएं या एक ही में प्रवेश करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 10 छात्र कक्षा 6 में प्रवेश किए और 7 में मान लो प्रवेश किए, लेकिन 7 वाले से 8 में प्रमोशन भी हुआ है 10 छात्रों का, तो भैया 7 में तो 10 छात्र कम हो जाएंगे 140, लेकिन 6 में प्रवेश हुआ है तो 130 हो जाएंगे। और 7 में से एक 10 छात्र 8 में चले गए तो 7 में 140 बचेंगे, 130 जो 8 में थे वो 140 हो जाएंगे। इसीलिए इधर वाला जोड़ेंगे प्रारंभिक वाला 400 आ रहा है, उधर वाला जोड़ेंगे तो केवल 10 ही छात्र तो आए हैं बाहर से, बाकी तो सेम ही है। तो जब 10 छात्र बाहर से आए हैं उस विद्यालय में तो 10 छात्र और एक्स्ट्रा कर दो, 410 हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे, उत्तर आएगा 40:41। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ध्यान से देखिएगा। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास हो जाता है। मशीन की वर्तमान कीमत इतनी है 2,50,000, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान है। 10% घट रहा है ना, मूल्यह्रास हो रहा है। मतलब अगर हम 10% की बात करें तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। तो भैया पहले वर्ष 10 से 9 हो गया, दूसरे वर्ष भी 10 से 9 हो गया। अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, इधर करते हैं तो 81 आता है। वर्तमान में उसने 2,50,000 दिया है, लेकिन वर्तमान में 100 है तो 100 से भाग कर देंगे 2,50,000 में, 4 जीरो में। जब 2 जीरो से इसमें भाग होगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास कितना? बचेगा हमारे पास 2500। और 2500 को 81 से गुणा कर दो भाई, 81 से गुणा कर दो, इसका मान निकालना है। तो एकम जीरो एकम जीरो, जीरो एकम जीरो, 25 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्रॉस आएगा। 8 जीरो जीरो, 8 जीरो जीरो, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, ये लो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20,25,00, 20,25,00, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20,25,00। यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के रूल से लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रारंभ को प्रारंभी से तुलना कर दो, जितने गुना हो उसका 81 में गुणा कर दो, ठीक है। अब 5वें के बाद 6वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई का लागत 600 है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले आपको आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई दी है तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लागत तो दी गई है 2 रुपये मीटर के हिसाब से। तो अगर 2 से इसमें भाग कर दें तो एरिया इधर आ जाएगा, एरिया को एरिया के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कभी भी यहाँ पर 4 और 3 दिया है तो इसको पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मान लो 2, इसमें x कोई कॉमन ले लिया जाए तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा 3x। मान लिया 4x लंबाई हो गई ये वाली और ये वाली चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर जब इसका हम गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 12x² आ जाएगा। अब 12x² क्षेत्रफल के बराबर ही तो रखेंगे, और क्षेत्रफल कब बराबर आएगा? जब इस 2 का जो ये 2 दिया है ना रुपए में, इसको 600 में भाग कर देंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, जो कि 300 हम क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दूनिया 24 और यहाँ पर 6 बचा, 12 पंचे 60, यानी 25 आ गया x² के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब ये जो 5 आया है हमको लंबाई निकालना है तो लंबाई वाले में गुणा कर दो। तो लंबाई कितनी है? 4x। तो 4 में जब x का मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। लंबाई आ जाएगी 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। ये जो रुपए दिया जाए ना उसको सीधे मतलब जो 2 रुपये मीटर प्रति स्क्वायर की दर से जो लागत दी गई उसमें अगर 2 का भाग करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। और जब एरिया आ जाएगा तो एरिया को एरिया के बराबर कर दो। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है x मान के, उसमें लंबाई चौड़ाई गुणा करो, 12x² कर डिवाइड कर दो, 25 आएगा। और 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी। लंबाई निकालना तो लंबाई में गुणा कर दो, चौड़ाई निकालना तो चौड़ाई में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची हैं।
ठीक है, मतलब 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची हैं। अब 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 24 रुपये की दर से 10 पेंसिल बेचना था और उसने 100 पेंसिल बेच दी है। तो ये बताओ, अगर 24 रुपये में 10 पेंसिल की दर से बेचना था तो उसे बेची 100 पेंसिल है, तो इधर अगर एक जीरो बढ़ेगा तो एक जीरो इधर भी बढ़ेगा। मतलब ये है कि भैया अगर 240 रुपये में 100 पेंसिल बेची हैं और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा? बेची तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए अगर मान लो 240 रुपये की 240 रुपये की अगर यहाँ पर 20% का लाभ भी है तो भैया यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसमें 20% का प्रॉफिट घटाना होगा। तो यहाँ पर अगर 20% का प्रॉफिट घटाएंगे तो 100 ऊपर आएगा, 120 नीचे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से जीरो कट जाएगा और 12 दुनिया 24 हो जाएगा। मतलब हमारे पास 200 रुपये आ गया। 200 रुपये में वो चीज़ें खरीदी थी और बेची कितने? 240 में, तभी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसे एक पेंसिल का रेट बनाना है तो 100 का भाग कर दो, तो कितने रुपए आ जाएंगे? 2 रुपये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। समझ में आया? देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन कि आप नहीं कर पाएंगे। एसएससी जीडी में बस ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगर 24 रुपये में 10 पेंसिल भाई बेची है, तो ये बताओ 24 रुपये में अगर 10 पेंसिल बेच रहा है कोई बंदा तो 100 पेंसिल कितने में बेचेगा? इधर एक जीरो बढ़ा दो और इधर एक जीरो बढ़ा दो, तो 100 पेंसिल 240 से बेचेगा कि नहीं? अब 240 में अगर बेच रहा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट घटा दो 240 का। 240 का जब 20% प्रॉफिट घटाओगे तो 100 ऊपर रहेगा, 120 नीचे रहेगा। जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ 12 दुनिया 24, यानी यहाँ पर 200 रुपये में ये उसने 100 पेंसिल खरीदी होंगी। तो ये बताओ, अगर एक पेंसिल का रेट निकालें तो यहाँ पर 100 का भाग करेंगे ना, तो सब 100 का भाग करेंगे तो 2 रुपये ही तो आएगा प्यारे मित्रों। तो 2 रुपये एक ही पेंसिल का क्रय मूल्य था, क्योंकि 100 पेंसिल का क्रय मूल्य 200, तो एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये। ठीक है, हो गया। चलें आगे 8वें सवाल की ओर। चलिए, ये रहा आपका 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये 8वां सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना, यदि आपको दिख नहीं रहा हो तो आप 240 से इसको 360 में देखो, 360 या 480 में देखो, अच्छा दिखाई देगा। या 720 में करोगे तो और ही बेहतरीन दिखाई देगा। क्वालिटी को बढ़ाओ, ठीक है। कह रहा है एक दुकान जो है स्टोर में, मान लो एक दुकान है, स्टोर है, 30% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। कह रहा है भाई हमारे दुकान से अगर कोई सामान खरीदोगे तो हम आपको दो क्रमिक छूट देंगे, एक 30% की और एक 25% की। ठीक है, और 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? अगर वो दो छूट देता है तो कह रहा है भाई इसका रेट 1200 रुपये है इस शर्ट का, लेकिन अगर आप हमारी दुकान से खरीदोगे तो हम तुमको ये 30% और 25% की दो बार छूट देंगे, क्योंकि आप अपने आदमी हो। चलो मान लेते हैं कि 1200 रुपये की कोई में एमआरपी पड़ा है, अंकित मूल्य। अब इसमें किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को 30% की पहले छूट मिलती है, मतलब 70/100। दूसरी बार उसको 25% की छूट मिलती है, मतलब 75/100। तो ओरिजिनल में इसका मूल्य क्या था? ये दो जीरो कट गए। अब यहाँ से एक जीरो इससे कट गया। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पचम 25, 6 सते 42। जब 6 का 7 में गुणा होगा और गुणे में यहाँ बचा 15, तो 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, 60 और 3 63, 630 रुपये उसका ओरिजिनल मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है, तो भाई 1200 रुपये में पहले 30 की छूट 70/100, फिर इसके बाद 25 की छूट 75/100। सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 630 रुपये। आपके सामने सारे आंसर हैं और आपके सामने ऑफिशियल आंसर की से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं एसएससी जीडी के। ठीक है, अब इसके बाद 8वें के बाद ये सबके लिए कॉफिशेंट है। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो भी आने वाले एग्जाम हो, सबके लिए आरपीएफ हो या रेलवे एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर
समझिएगा, एक निश्चित धनराशि कोई प्रिंसिपल वैल्यू है, मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी एक निश्चित दर पर, वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो ये बताओ, अगर कोई निश्चित राशि 1 से 2 गुनी हो जा रही है, समझिएगा 1 से कितनी हो जा रही है, 2 गुनी, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो कितने वर्षों में उसी ब्याज दर पर, सेम ब्याज दर पर भैया वो अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। बस ये देखो कि भैया इसका कितना किया गया है, इसका कितना किया गया है। अब यहाँ पर 2 की जो पावर है ना, जो टाइम दिया जाए, इसमें टाइम 2 दिया है, समझना अभी। और ये वाले का जो ये भी जो जितना भी पावर बन रहा हो, कितना पावर बन रहा है, 2 का पावर बन रहा है ना, 2 का पावर 2। जब भी 2 का पावर 2 बन रहा है ना, इसी पावर का इस दिए गए समय में गुणा कर देना, क्योंकि 2 का पावर 2 करोगे तभी 4 बनेगा। तो जब जहाँ पर यहाँ अगर 2 की पावर 3 बनता तो 3 का गुणा इस समय में करते, लेकिन 2 बन रहा है तो 2 का गुणा इसी समय में करेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 4 वर्ष। प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये इसकी ट्रिक है और इसी ट्रिक से इस प्रश्न को करना है, वरना आप ये बड़ा कर दोगे और आंसर भी गलत हो सकता है। मैंने क्या कहा कि 1 से 2 गुना, 1 से 4 गुना, तो अब ये देखो 2 गुना से 4 गुना होने में कितनी पावर लग रही है, इसकी 2 की 2 लग रही है, तो जो भी पावर लग रही हो ना उसको दिए गए समय में गुणा कर दो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। और आपकी ये ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल, अगर इसको बेसिक समझना चाहते हैं तब भी बता देना, मैं बेसिक भी समझा दूंगा। इसके बाद 9वां प्रश्न के बाद 10वें प्रश्न की बात करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका 10वां प्रश्न। कह रहा है 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है, और यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 12.5। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो भैया 6 धनात्मक संख्याएं लेनी है ना, धनात्मक संख्या लेनी है तो x ले लो, x+1 ले लो, x+2 ले लो, x+3 ले लो। कितनी संख्या होंगे, 1 2 3 4, और x+4 ले लो 5, और x+5 ले लो 6 हो गई। अब ये बताओ, इन 6 धनात्मक संख्याओं का औसत दिया गया है, तो औसत निकालो इनका, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6x, तो यही हो गए 6x प्लस 5 और 9 9 3 12 12 12 12 3 15, तो 15 यहाँ रख दो। इसके बाद 6 से यहाँ भाग कर दो, बराबर किसके होगा, 12.5 के। अब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू निकाल लेनी है, ध्यान से समझना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि 6x+15 आया है, देख लो संख्याएं क्या हैं, और इसके बाद फिर संख्या मैं बताऊंगा आगे, है ना। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, चलते हैं फिर आगे। इसको मिटा दिया मैंने, मुझे पता चल गया योग। अब देखो क्या आया था, 6x+15, तो 6x+15 तो यहाँ कर दो, इसके बाद नीचे 6 था तो इधर गुणा हो जाएगा, 6 पंचे 30, और 6 दूनी 12 3 15, 6 एकम 6 1 7, 75 आ जाएगा, दशमलव से 0 हटा दो, है ना। अब यहाँ पर 15 इधर घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60। अब 6 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू हमने 10 निकाल लिया, प्रारंभिक संख्या। अब इसने कहा है यदि पहली संख्या और अंतिम 5 संख्याओं का योगफल, चलो पहली संख्या कितनी आएगी, 10, पहली संख्या तो ये 10 ही मानी है, और अंतिम 5, यानी एक एक बढ़ता जाएगा। अब अगली संख्या क्या होगी, 11, अगली संख्या क्या होगी, 12, अगली संख्या क्या होगी, 13, अगली संख्या क्या होगी, 14, है ना। x+1, फिर x+2, फिर x+3, x+4, है ना, 2 2 4 हो गई ना, फिर अगली संख्या x, और फिर आएगी 15, हो गई 6, 2 1 2 3 4 5 6 हो गई, है ना। अब इनका कह रहा है योगफल 2/3 योगफल का, देखो पहली संख्या कामा अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है,
दो तिहाई है पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के, समझिएगा। तो यार गड़बड़ हो गया ना, पहले अंतिम 5 संख्याओं का जोड़ तो निकालो कितना आएगा। तो वो तो आएगा आपका कितना, एक एक्स कम कर दो, 5x में 15 आएगा ना, 5x प्लस में 15 आएगा, सही बात है, क्योंकि 1 तो जुड़ेगा नहीं, 1 तो आया है नहीं पहले में। अब इसका कितना निकालना है, दो तिहाई, दो तिहाई निकालना है इस संख्या का, जो भी है दो तिहाई, इस संख्या का जब दो तिहाई निकालेंगे तो रखेंगे 10, 10 पचे 50, 50 और 10 15 कितना हुआ, 50, 60, 5 65 हुआ। और 65 का अगर दो तिहाई करते हैं, दो तिहाई करते हैं तो 3 दूनी 6, कट नहीं रहा यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, क्या किया जाए यार, कुछ मिस्टेक हो गया क्या। चलो देखते हैं भाई, इसको एक बार फिर से करते हैं, कहीं दिक्कत हुई है तो फिर, है ना। चलो इसको देखते हैं अभी, पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वरना टाइम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करना है तुम्हें, जो ना बने उन पर अपना टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहा है कि 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 कमा सकते हैं, है ना। तो भैया 5 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, 4 दिन में इतना कमा सकते हैं। तो 9 पुरुष 7 महिलाएं और 7 दिन में इतना कमा सकते हैं। तो बताइए कि क्या पूछा है, बताइए कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 कितने दिन में कमाएंगे। तो भाई ये चीज़ हमसे पूछा है, तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो भैया 5 महिलाएं 3 पुरुष, 5 पुरुष 3 महिलाएं, 5 पुरुष 3 वुमेन और 4 दिन में कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ से तो रेशियो निकालना ही होगा, तभी कर पाओगे आप, है ना। कमा सकते हैं, और 9 महिलाएं और 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में इतना कमा सकती हैं। तो जितना कमा सकती हैं वही इनका कार्य होता है। तो यहाँ पर कमा सकती हैं कितना, 8400, यहाँ रख दो। अब आगे कह रहा है कि भाई बताओ 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में कितना कमा रही हैं, 28,700 कमा रही हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछा कि 8 पुरुष 5 महिलाएं, 8 पुरुष 5 महिलाएं ले लो भाई, 8 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में कितना कमाएंगी, 30,600 कमाएंगी। इन दोनों में कोई भी ले लो भाई, कोई चीज़ ले लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। तो इसको उठाएंगे तो नीचे 2 जीरो तो खत्म ही हो जाएंगे, 306 आएगा। पंच, अब इसे काटेंगे, 8 त्रिक 24, 8 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट दो, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 से 5 खत्म, और 5 से 5 खत्म, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 2 से इसको 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 103 आएगा, और 103 84 से काटना है फिर, है ना। एक काम करते हैं, इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा, इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है ना। 5 पुरुष 3 महिला 4 दिन में इतना कमाती है ना, पुरुष इतना कमाते हैं। तो इसमें पहले पुरुष और महिला का रेशियो निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं बनेगा ये। चलो पुरुष और महिला का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2 कंडीशन थोड़ी देता हो, उसको यहाँ पर या करके लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं उसने। चलो कोई बात नहीं। 5 पुरुष घोड़े, अब घोड़े नहीं कर पाएंगे यहाँ, प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में, 4 दिन में कितना कमाती हैं, 8400। उसी प्रकार 9 पुरुष प्लस 7 महिलाएं कितने दिन में, 7 दिन में कितना कमाती हैं, 28,700। अब देखो इसे, अब यहाँ पर इसको आप काटो, है ना।
जीरो जीरो तो कट ही जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 21 है, गुणा करना है तिर्यक। 5 एकम 5, 5 चौको 20, ये हो जाएगा पुरुष जब 41 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123 वुमेन हो जाएंगी। 21 का उधर गुणा कर लो आप। तो पहले इधर तो हम कर लिए 205 और 123 आया है ना, 205 और 123 आया है। चलो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई आया है? 205 पुरुष प्लस 123 वुमेन, ये आया है। अब इधर जो है किस का गुणा करेंगे ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 पुरुष प्लस 9 सत्ते 63 वुमेन, गुणा कर दिया मैंने। अब हटा दो इसे सबको। अब यहाँ पर जो है जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बराबर है यहाँ पर 189 इधर घटाएंगे तो 15 में से 9 गया, 9 6 आएगा, 9 में से 8 गया 1 आएगा। 16 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे, इसको घटाओगे 0, 12 में 6 गया 60 वुमेन के हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करोगे 2 से 8 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। तो अब पुरुष और स्त्री का जो रेशियो बनेगा 15/4 बन जाएगा। ये लो, अब 15/4 बन गया है। अब कोई भी एक पोजीशन उठा सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक कंडीशंस आपको कोई भी उठानी है और पुरुष और रेशियो का मान रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 पुरुष लेते हैं तो 5 पुरुष की जगह पुरुष का मान रखना पड़ेगा। तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 का गुणा कराएंगे तो 75 ये हो जाएगा, प्लस स्त्री की जगह पर स्त्री का गुणा कराना पड़ेगा तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 2 5 2 7 और 7 1 8, 87 कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, है ना। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, बटे में आ जाएगा 8400 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बराबर में आपको कितना, 8 पुरुष तो 15 120 प्लस और 5 महिलाएं 4 पंचे 20 बटे में 30 600 है ना, 30 600 लेना है। डी तो रहेगा गुणे में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर जोड़ते हैं क्या 4, हाँ तो इसको जोड़ेंगे तो 240 आएगा ना, 20, हाँ 240 जोड़ो, 240 आएगा इसको जोड़ने पर। तो 240 अगर रखते हैं, गुणे में दिन तो निकालना है, बटे में क्या हो जाएगा 30 600 हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व करना, 0 से 0 कट गया यहाँ से बराबर में। अब देखते हैं कट रहा है तो ठीक है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आ गया। 3 से डिवाइड कर, 7 से डिवाइड करेंगे ना 3 से, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21 है ना। अब यार क्या करें, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 40 हो गया। कुछ यार मिस्टेक हो रहा है यार, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, छोड़ो इसको यार, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मैं देखता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो ना, टाइम बर्बाद हो रहा है। कह रहे एक निश्चित धनराशि 8.2, क्वेश्चन नहीं बने ध्यान रखना, अभी मैं लास्ट में लूँगा उनको, कुछ और मेथड से करवाते हैं उन्हें। एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 सही 1/2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। अगर उसी धनराशि में 10 सही 1/2% की वार्षिक ब्याज दर पर 6 सही 2/3 में साधारण ब्याज x हो तो x का मान बताओ। तो भैया पहले हम तो निकालें मूलधन,
क्योंकि 8.5% वार्षिक धन ब्याज पर 4 से 1/2 वर्षों में, तो 4 दूनी 8 एक 9/2 वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा? चलो 8.5 गुणा समय का गुणा कर दो 9/2। अब यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 9 से काट ही दो यार तुम इसे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 पन्ना 45 की 5, 9 दूनी 18, 4 22, 9 चौक 36, 37, 38, 38.25% सो ब्याज इसमें लग रहा है। इसके बाद 100% जो है आपका मूलधन होता है, तो ये तो मूलधन नहीं मिश्रधन दिया, तो 100 में जोड़ेंगे ना तो 138.25% आपका ये इसके बराबर हो जाएगा कितना? 8571.50, 8571.50 ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, काटेंगे तभी आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा, ठीक है? तो किससे कटेगा? 5 से ही काट लो आप, है ना? तो 8571 पॉइंट आपका 50 जो दिया है, इसको भाग करना है आपको किससे? 138.25 से, ठीक है? तो यहाँ जब इसको काटोगे ना तो ये लगभग कितना रुपए आएगा? आप काट के तो देखो, लगभग कितने बार में कट जाएगा भाई? लगभग 62 बार में कट रहा है। आप काट के देख लेना, लगभग 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6200, यानी प्रिंसिपल रहा होगा 6200 रुपये। तो मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया है। अब जब प्रिंसिपल निकल आया ना तो उसको अब इतनी दर से इसका ब्याज बताना है, 10 10.5% और 6 सही 2/3 वर्षों में। तो चलो निकालते हैं 6200 का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई, ले लो, जल्दी ले लो, अभी मिटा नहीं है। चलो पीछे करके स्क्रीनशॉट लेना। 6200 रुपये प्रिंसिपल निकला है, मैंने निकाला है 6200 रुपये। अब इस 6200 रुपये को पहले ब्याज देखो कितना बनेगा? 10 दूनी 20, 21/2% बनेगा कितने सालों में? 36 18 19 20, 20/3, 3 7 21, 2 से काटेंगे 10 बार में, 70% ब्याज बनेगा 6200 का। 6200 का 70% ब्याज बन रहा है प्रभु जी। बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से गुणा कराओ, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 1 43, 1 जीरो तो है ही है। 43 और 40 इससे प्रश्न का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देख रहे हो ना कैसा साधारण ब्याज का सवाल पूछा है? अगर इसका देख के डर गए तो गया सवाल फिर, है ना? चलो अगले सवाल में चलें, इससे पहले बताओ क्या होगा। देखो इस बंदे ने जो है तीसरा ऑप्शन चूज किया है। देखो इसका आंसर, ये देखो आप चूज ऑप्शन 3, जो कि ये प्रश्न पहला आंसर आ रहा था। इसका मतलब इसने गलत कर दिया, गलत कर दिया ना। तो इसीलिए लोग गलत करते हैं, इसलिए अपने आप को ध्यान रखो कि आप गलत ना कर पाएँ। तो ये मत सोचना कि नहीं बंदे सब होशियार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसके बाद हम 12वें के बाद 13वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब देखो इन्होंने आंसर दिया है 4th और इस बंदे ने भी लगाया है 4th, यानी ये इसका सही है, इसका मतलब ईजी होगा। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम कितना? अच्छा है। तो एलसीएम पूछा है, जाहिर सी बात है एलसीएम मासा जो है दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों संख्या गुणा कर लो और 6 का गुणा कर दो। 3 5 15, 15 छक्का 90, ये लो 90 आंसर आ गया। तीनों का गुणा कर देना है एलसीएम पूछे तो, ठीक है ना? चलते हैं आगे, आसान था इसलिए आ गया। चलें आगे। आगे सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर। अच्छी असली में 13 करवा दिया क्या मैंने? 11 हो गया, 12 हो गया और ये 13 हो गया। हाँ 13 करवा दिया, ये 14 नंबर है। चलिए बॉड मास का सवाल है। देखो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहा है और ये बंदा भी ऑप्शन नंबर ए ही चूज किया है, मतलब अभी मैं दिखाऊंगा कितने सही कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो बॉड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये 3 आएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ से 6 आएगा। अब ये इसको बड़ा सॉल्व करोगे ना तो भाग करोगे तो 2 आ जाएगा इसका सॉल्विंग, और यहाँ पर भी भाग ही दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये 8 आ जाएगा इसका सॉल्विंग। अब 2 में जब 8 का भाग करोगे तो संख्या पलट जाएगी, 1/8 हो जाएगी। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये भी आसान था, ये भी आसान था बॉड मास का। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर आसानी से ये वाला पूरा ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर भाग कर देना लास्ट में, बीच में भाग का निशान दिया है।
तो 2 आ जाएगा इसका सॉल्विंग, इसका आ जाएगा 8। जब 8 नीचे आएगा तो 2 से कटेगा तो 1/4 ही आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर सवाल। थोड़ा सा दमदार प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर है 3rd, और इस बंदे ने छोड़ दिया है नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए अब इसको हम बताते हैं। सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए इतने रुपए 3,80,000 काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 38 लाख काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की। पेमेंट की चाबी मिलने से पहले चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान की मतलब सॉरी पेमेंट कह रहा हूँ, फ्लैट की चाबी मिलने से पहले पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या है? मतलब कोई बंदा एक फ्लैट खरीदता है, एक घर खरीदता है और उसका 38 लाख पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट कर देता है, लेकिन फ्लैट की जो चाबी मिलने से पहले उसे 5% भुगतान करना था। तो बताइए भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी? तो भैया यहाँ पर जो है 38 लाख का 5% ही तो निकालना था। सीधे सीधे देखो कितना आसान था, 5% निकालो। नीचे 100, 2 जीरो जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 जीरो 0 5 जीरो 0 5 जीरो 0 5 8 40 हासिल 4 5 3 15 4। गड़बड़ हो रहा है क्या? फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख वन टाइम पेमेंट है कि फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। 5 40 हासिल आया 4 5 3 15 4 19 होता है। भाई ये प्रश्न गलत था इनका। ठीक है, इसमें 1,90,000 ही 19 लाख आएगा इसका, मतलब 1,90,000। तो भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,90,000 होना चाहिए था। ये ऑप्शन इसमें 1,90,000 नहीं है, तो इसलिए आपको अनुमानित मात्रा में इसमें 2 लाख 20 लाख लगा देना, मतलब 20 लाख इकाई लगा देना था, 2 लाख लगा देना था। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 2 लाख लगा देना था, तुक्का लगाना था, लेकिन ये आंसर जो है गलत था। चलिए आगे। कभी कभी एक आधा गलत भी होता है, ऐसा मत सोचिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर चल लेता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चल लेता है। ताकि ये कुल दूरी बहुत ही आसान है, एलसीएम मेथड से बना दो। 21 किलोमीटर फिर इसके बाद 24 किलोमीटर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? भैया भैया जल्दी से ले लो, कितना आएगा? देखते हैं एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बोलो। कौन सा? 7 3 मल्टीप्लाई होता है, इसका होता है 3 और 8, तो 8 त्रिक 24 गुणे 7, 24 गुणे 7, 24 गुणे 7 इसका एलसीएम ले लो, यही कटेगा, क्योंकि 21 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 3 8 8 आ जाएगा, है ना? हाँ, अब 24 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। अब उसने कहा कि है ये जो तय की गई दूरी, कुल दूरी 11 घंटे में उसे चलना था। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें तो नीचे उनको 8 7 जो है 8 7 15 घंटे लग रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा नहीं, 12 घंटे में पूरा करना है। इससे कितने गुना ज़्यादा? 12/15 गुना ज़्यादा मान लो। तो ये आधी दूरी है ना, तो 24 गुणे 7 और गुणे 2 कर दो। अब इसका 12/15 भी करना है, सोचो। तो 24 दूनी 48 गुणे 7 हो जाएगा। ये जब करेंगे गुणा तो 48 गुणे 7, 48 गुणे 7, इसका 12/15 करो, 12/15 कर दो। अब इसमें देखो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 से डिवाइड करो, 5 8 40, यानी 48 गुणे 7 गुणे 0.8, 8 7 56 गुणे 48 करना है। 56 गुणे 48, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो
यहाँ पर 8 सत्ते 56 कितना आया था यार, 24 गुणे 7 आया था, गुणे 2 आया था, इसको 12/15 करना था। तो 4 तियाँ 12, 3 चौको 12 और 3 पचे 15 और 5 40, 0.8, 24 दूनी 48 गुणे 7, 7 8 56, हासिल आया 2, हासिल आया 5, 7 चौको 28, 5 28 5 33 गुणे 0.8, 8 48 की 8, हासिल आया 4, 8 त्रिक 24, 4 28, हासिल आया 2, 8 त्रिक 24, 24 2 26, एक अंक के बाद दशमलव, 268.8 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पहले एल्सियम लेना है, एल्सियम लेके जो भी इनका टाइमिंग का जो भी आएगा, जो क्षमता बनेगी जैसे वो टाइमिंग है, टाइमिंग जोड़ लेना, 12 से कंपेयर कर लेना, दूरी आधी थी उसका दोगुना करके उसे जितने भी गुना हो उसमें गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 400 है तो बताओ x और z के बीच का अनुपात क्या होगा। आसान है, कर लेते हैं। यदि y का x प्रतिशत कितना है, 100 है, आगे कहा गया है और z का y प्रतिशत कितना है, 400 है, तो x का z के बीच रेशियो बताओ। ठीक है भाई, अब यहाँ से 100 इधर गुणा हो जाएगा, 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये मान लो ये तो 100 रहेगा ही नहीं क्योंकि रेशियो निकालना है। y से y तो रहेगा ही नहीं, x का z से रेशियो, x की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई, दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, तो एक रेशियो 4 बच जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चलो 17 के बाद हो गया, अब 18 नंबर में आते हैं। आसान था सवाल ये, 18 नंबर में आते हैं। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है, 10% का लाभ कमाता है और थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए इतने रुपए भुगतान किया तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भैया बहुत ही आसान है, सीधे सीधे 21,252 यहाँ लिख दो। अब सबसे पहले 15% का प्रॉफिट घटाना है, तो 100 ऊपर रहेगा, 115 नीचे, फिर गुणे, फिर कितना दोबारा 12% का लाभ लिया है तो 100 ऊपर करना है, 112 नीचे करना है, फिर पहले कितना लिया था 10% लिया है तो 100 ऊपर करना है, 110 नीचे करना है। अब इसी को जो है तुमको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है भाई, चाहे तो हम काट देंगे लेकिन आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आसान होगा, है ना। आप सॉल्व कर दो, ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि भाई सॉल्व करना कोई बड़ी बात हो रही है। आप काट पीट लो, सीधे कहानी ख़त्म। कितना आ जाएगा, 15,000। इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे ही लगेगा, बिल्कुल 100% ऐसे ही लगेगा, यानी सारे प्रॉफिट घटा देना है। ठीक है, 16 नंबर हो गया, 17 18 हो गया, 19 नंबर में चलो। 19 देखो, इसने थर्ड ऑप्शन चूज किया है जबकि आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट, यानी इसको भी इसने गलत कर दिया है। ये सारे तुक्के लगा रहे हैं, पढ़ने में होशियार नहीं है ज़्यादा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो दो संख्याओं का योग कितना है। धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है, उनके वर्गों का, तो भैया इनके वर्गों का पूछा है, तो 5 का 25 और 8 का 64, 5 4 9 और 6 2 8, 89x², x भी तो मानेंगे, बराबर 356। अब ये बताओ 89 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लो जल्दी से। 2 बार में कटेगा कि 3 बार में कटेगा, चेक करो। 4 बार में कटेगा, 4 नहीं 36, 4 8 32, 3 35, 4 बार में ख़त्म। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। अब योग पूछा है तो
8 5 13, और 13 में 2 का गुणा कर दो, 13 दुनिया 26, क्योंकि x का गुणा भी तो करोगे, क्योंकि आप इसे 5x और 8x मानोगे ना, तभी तो वर्ग करके जोड़ा है हमने, एक्स स्क्वायर किया है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 5 13x आएगा, 2 का गुणा करा दोगे तो 26 आ जाएगा। समझ गए ना, आसान था। हाँ चलो, इसके बाद 20 नंबर देखो, ये 20 नंबर। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। उसकी चाल क्या थी बताओ। 24 किलोमीटर दूरी की यात्रा करते समय एक आदमी ने 1 घंटे 20 मिनट बाद देखा कि भैया यहाँ पर तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो शेष दूरी की 7/11 है। समझे कि नहीं समझे? 7/11 है शेष दूरी का। तो पहले तो ये देख लो कि 1 घंटे 20 मिनट में उसकी चाल देख लो, पहले चाल देख लो, चाल। तो 1 घंटे 20 मिनट में जितनी चाल आएगी ना, उसी हिसाब से वो दूरी तय करेगा, कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो स्पीड अगर उसने चाल ही तो पूछी है। अब बताओ, अगर हम 11 किलोमीटर दूरी मान लें तो वो 7 दूरी चल चुका है, शेष दूरी का इतना है। तो 5 दूरी का अगर दूरी तो कुछ माननी पड़ेगी। 24 किलोमीटर दिया तो है यार। अगर 24 किलोमीटर दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? मान लो उसने x मीटर की दूरी तय कर ली। अब बचा कितना हुआ है? 7/11 शेष दूरी का, है ना। या आप ऐसे ही कर सकते हो उसे, देखो बता रहे हैं। चलो इसको कर लेना, इससे आसान है। वैसे अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये आपका जो है ना होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, घटा के कर लेना। पहले क्या करना है आपको, 1 घंटे 20 मिनट में पहले इसको देख लेना 24 किलोमीटर की दूरी को कितना आसान करना है। यानी 24 में पहले इसका गुणा देख लेना, चाल निकाल लेना। चाल निकालने के बाद 7/11 से कंपेयर कर देना, उसको घटा देना। 7 दूरी बचेगी तो 11 यहाँ बचेगी, 11 से 11 कट जाएगा, 7 आ जाएगा आसानी से। ठीक है, कर लेना। नहीं कर पाओ तो बताना कमेंट में। और अभी जो पीछे सवाल छोड़े तुमको भी करवाना है, 1 घंटे क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, वरना तो फिर कर नहीं पाएंगे। देखो 21 नंबर सवाल ये रहा, ये बॉड मॉस का है। कर पाओगे आप? 0.2 गुणे 2 + 1 पाई, ये तो कर लोगे, करवाया था मैंने एक बार भी, है ना। कर लोगे, आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। बॉड मॉस का सवाल है, कर पाओगे। और बॉड मॉस का रूल मैंने समझाया था क्या होता है। बॉड मॉस पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर ऑफ का मतलब पता है ना, गुणा होता है। फिर पहले ऑफ सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के बाद, ऑफ के बाद डिवीजन यानी भाग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करते हैं, एडिशन मतलब जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाते हैं। इसी रूल से चलते हैं तभी आंसर आएगा, ठीक है। और ये 22 नंबर सवाल है, ये देखो ध्यान से। कह रहे 5 सदस्यों वाली कंपनी ए का औसत इतना है, तो 5 का इसमें गुणा करा देना, 5 गुणे 44.8 कर लेना। 4 सदस्यों वाली अन्य कंपनी बी का औसत 48 है, 4 गुणे 48 कर देना। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है ना। तो पहले इसका गुणा करा लेना, ये वाला औसत आएगा, ये वाला औसत आएगा, देख लेना कितना कम है, आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करा लेना, इसका गुणा करा लेना। गुणा कराने के बाद दोनों को कंपेयर करना, कितना कम है और किससे कम है। ठीक, कट पिट के आंसर आ जाएगा, समझ गए। इसके बाद 22 के बाद 23 नंबर सवाल ये है आपके स्क्रीन पर। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों से केवल लड़के और लड़कियां 720 हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। और एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थियों में लड़के लड़कियों का अनुपात तथा लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 5 है। दोनों स्कूल विद्यार्थियों कुल संख्या में लड़कों लड़कियों का अनुपात क्या है? आसान है। पहले तो आप इसको क्या करना है, इन दोनों का अनुपात को जोड़ो, 7 5 12, कितना आया? 7 5 12, और 12 से भाग करो, 12 6 72, 60 आया ना।
अब 60 का गुणा करोगे 7 में तो 6 सत्ते 42, 720 यहाँ आएगा, और 6 पंचे 30, 300 यहाँ आ जाएगा लड़के लड़कियाँ। अब यहाँ पर 3 5 3 8 है, 8 करो 8 सत्ते 56, 70 आएगा, 70 का इसमें कराओगे 7 त्रिक 21, 210, 7 पन्ना 35, 350 यहाँ आएगा। जोड़ दो, 0 2 1 3 4 2 6 3 630 आएगा, 0 5 3 3 6 650 आएगा, 0 0 काट दो, 63 और 65 आ गया। देखो आसानी से, है ना। मतलब अनुपात में बांट लो भाग करके, अनुपात में बांट लो भाग करके, लड़के अलग जोड़ दो लड़कियां अलग, दोनों के आंसर आ जाएगा। 23 नंबर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो ना, वैसे मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा सवाल है, कर लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कौन सा है प्रश्न हमारा। ये रहा प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर देखो क्या है। कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 1944 जीरो है, और कह रहा है उनका मासा इतना है, तो इसमें कैसे कितने संभावित जोड़े बनेंगे। संभावित जोड़े बनेंगे, बताओ ऐसे कितने युग्म हैं जिनकी संख्याओं का गुणनफल इतना हो और उनका मासा 18 हो। तो भाग करो इसमें, 18 एकम 18, 18 एकम 18, एक बचा, 18 144, 180। अब 180 फिर से 18 से डिवाइड होगा, 18 दहम में 180। अब देखो दो गुणनखंड तो यही हो गए और 18 स्वयं हो गया। भाई एक बार में कटा एक बार में कटा, तो दो गुणनखंड तो यही हो गए, और फिर 10 शेष बच रहा है, तो ये तो नहीं कटेगा, और एक 18 स्वयं हो गया। तो 3 जोड़े ऐसे संभव हैं, ठीक है, 3 जोड़े ऐसे संभव हैं। आप चाहे इनका आप 2 से काट के भी देख लेना एलसीएम मेथड से, है ना, गुणनखंड मेथड से, तब भी आपका यही आएगा। 24 के बाद 25 नंबर देखो। 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई कुछ नहीं है, 1 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर और एक घनाभाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घन का संपूर्ण, पहले तो घन का तो आपको घनाभाकार तो पता ही है, घनाभाकार तो पता ही है ना, घनाभाकार तो पता ही है। क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता है ना, तो 2 गुणे एल बी प्लस बी एच फिर एल एच, ये पता है, ये इसमें कर दो मल्टीप्लाई सभी का मान रखकर, और जब ये आ जाए तो इसको किसके बराबर कर देना, एक घन बनाया जाता है, तो घन के आयतन के बराबर करना है ना। प्लेट को पिघलाकर घन के आयतन के बराबर करना है। घन का आयतन कितना होगा, तो आपको पता ही है, भुजा की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसमें रख दो, आ जाएगा आंसर, है ना। आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत है, इसी प्रश्न में रख देना, कर लो। 700 486 आ जाएगा। ये 25 नंबर सवाल है, और इसी तरह ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है आपको। चलो हम कर ही देते हैं, करके बताते हैं। तो पहले एल बी करेंगे, तो एल कितना है, 1 है ना, लंबाई कितनी है 81, बी कितना है, बी मतलब होता है चौड़ाई 9, तो 9 एकम 9, 9 आठी 72, 720 ये आएगा। इसके बाद 720 में क्या करना है आपको, इसके बाद बी एच करना है, बी एच चौड़ाई 9 और एच कितना 1, तो 9 एकम 9 आ जाएगा। अब इसके बाद एल एच करना है, एल कितना 81, एच कितना 1, तो 81 आ जाएगा। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 8 2 10, 1 11, 7 और 1 8, यानी 810 का गुणा करोगे 2 में, ये हो जाएगा। बटे बटे में जाओगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई गुणा करोगे, तो 9 9 कम 9 72, 700 729 720 आ जाएगा। अब यहाँ 720 आया तो 0 से 0 तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 36 आएगा। तो 9 9 81, 9 चौक 36, 9/4 आएगा। अब 9/4 से देखिए ऑप्शन कटेगा, आराम से कर लो। अब यहाँ पर एक घन बनाया जाता है ना, भुजा क्यूब के बराबर होगा। अब इसमें जो भी आएगा 810 का दोगुना, वो देखो किसका, मतलब उसमें क्या है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, पहले तो भुजा पता होनी चाहिए। चलो हम भुजा निकाल देते हैं, सबका हम गुणा करा के, है ना। घन का आयतन के बराबर करो इसको,
तो इसमें कितना आया था, 810 आया था, गुणे में 2 आया था। अब इसका कराएं, 2 जीरो जीरो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620। अब ये देखना भैया किसका क्यूब होता है, ये तभी पता चल पाएगा। 0 2 अंक छोड़ देते हैं तो 1 से छोटा 1। चलो इसका क्यूब देखना पड़ेगा यार, नहीं गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसका क्यूब देख लेना, क्यूब किसका बन रहा है गुणा करा के। फिर जब क्यूब बन जाए ना, इसको जो भी गुणा आया उसको आपको किसके बराबर करना है, भुजा क्यूब के बराबर करना है, आयतन के। अब जब ये आ जाएगा ना भुजा क्यूब, तो यहाँ से भुजा निकल के आ जाएगी ए। जब ए निकल के आ जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, बताओ कितना होता है, पृष्ठ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर 81, यानी 9 आएगी भुजा। अब 9 आएगी भुजा, कर लेना, है ना। नहीं समझ पा रहे, चलो हम बता देते हैं। एक घनाकार है, घनाभाकार है, तो घन ही लेना है। तो देखो 81, उसको मत लगाओ, वो तो घन का फिर आयत वो हो जाएगा, आयतन नहीं होगा, वो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो मैंने लगाया था वो गलत हो जाएगा, ठीक है, उससे नहीं लगाना। इसको आप 81 गुणे 9 लिखना है, गुणे 1 लिखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से लगाना है, बराबर किसके हो जाएगा, आयतन के। तो यहाँ से जब ए का मान निकालोगे तो 9 आ जाएगा। अब यही 9 आया तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर कर दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 का 81 गुणे 6, 81 गुणे 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 486, ठीक है। समझे, मतलब आपको भुजा क्यूब यानी 81 गुणे 9 गुणे 1, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना है। तीनों गुणा कराओगे तो आयतन आ जाएगा, आयतन ए निकल आएगी भुजा। जब भुजा निकल आएगी 9 तो उसको 6 गुणे भुजा स्क्वायर में रख दो, यानी भुजा का स्क्वायर करके 6 का गुणा करा दो, आपका कितना आ जाएगा 486। 25 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। जो पीछे सवाल छूटे थे, कौन से छूटे थे देख लेते हैं। और 5वां ये छूटा था ना, 11वां छूटा था, और इधर ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। दूसरा छूटा था क्या इसमें, देखें क्या। चलो ये तो आपका पहला तो करवा दिया था, दूसरा भी करवा दिया था, तीसरा भी करवा दिया था, चौथा भी करवा दिया था, 5वां आपका करवा दिया था, 6वां भी आपका करवा दिया था, 7वां भी आपका करवा दिया था, 8वां भी आपका करवा दिया था, है ना। 9वां आपका करवा दिया था, 9 नंबर, और 10 नंबर भी आपका, अच्छा 10 नंबर और 11 नंबर छूटा था, 10 और 11, है ना। चलो 10 और 11 करवाएंगे हम कल, है ना। इसको आप ध्यान दिए रहना, 10 नंबर और 11 नंबर कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। आज बहुत ही टाइम हो गया, क्योंकि क्लास 67 मिनट की टोटल हो चुकी है। इतनी लंबी क्लास फिर मज़ा नहीं आएगी, ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो 10वां और 11वां हम जो है कल देखेंगे, 100% देखेंगे, याद रखना। ऑफिशियल आंसर की है, आपको अगर बन जाए 10वां तो स्क्रीनशॉट लेके हमको ज़रूर भेजना। कौन से नंबर पे, और 96 094 308। अगर ये प्रश्न आपसे बनता है तो बिल्कुल हमें बताइएगा, हम भी आपसे सीख लेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये 11वां प्रश्न, ये अगर बने आपसे, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इस 11 प्रश्न का, 11वें नंबर का ये स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया। और इसके बाद ये जो 10 आपका 10वां नंबर है, 10वां, ये आपका 10वां नंबर जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला, ठीक है। ये दोनों प्रश्न हमको बना के बताना, अगर आ जाए तो, वरना हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आप एसएससी जीडी में पूरा मैथ में स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे हम करवाएंगे आपको, ओके। चलिए, जो कठिन है वो प्रश्न भी हम दूसरे दिन लाते हैं, क्योंकि वो भी किसी मैथड से बनते हैं वो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको, क्योंकि टाइम हो गया, वरना ये दोनों हम बता देते, क्योंकि ये मैथड इनका दूसरा है, कुछ है। और मैं आपको इन्हें कल शुरू में ही बताऊंगा, फिर इसके बाद आगे क्लास ले लूँगा, ठीक है, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।